आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जम्मू में बाबा बर्फानी के भक्तों के जमावड़े की भी है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू पूरी तरह भक्ति के रंग में सराबोर हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं की भगवती नगर स्थित यात्री निवास में खूब चहल पहल नजर आ रही है। यात्री निवास के साथ स्थित तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्यपुत्री मां तवी की भव्य संध्या आरती का शुभारंभ हुआ। वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस आरती की छटा देखते ही बन रही थी। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की जगमगाहट के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ मां तवी की आरती संपन्न की। इस दिव्य आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव देना है और साथ ही जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और इस पवित्र यात्रा को लेकर उनमें गजब का उत्साह दिख रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए ओडिशा के पुरी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। रथ यात्रा से पहले जगह जगह सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक स्नान पर्व के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एकांतवास में जा चुके हैं और अब 16 जुलाई को होने वाले भव्य रथ यात्रा उत्सव को लेकर जगह जगह तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में इस्कॉन की ओर से भी भव्य तैयारियां जारी हैं। इस दौरान भक्त पूरे भक्तिमय जोश में नजर आ रहे हैं। इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान यहां भगवान जगन्नाथ 3 लाख रुपए की शानदार डिजाइनर पोशाक में दिखेंगे। उस शाही पोशाक को तैयार भी कर लिया गया है। रथ यात्रा के दौरान भक्ति के साथ कारीगरी का संगम भी भक्तों को देखने के लिए मिलेगा। रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं से गुलजार है। बड़ी संख्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पहुंचकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के साथ ही यहां की छटा को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। यहां ज्येष्ठ पूर्णिमा और सरयू जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं को दिव्य आरती के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लगभग 10 संस्थाओं की ओर से यहां सरयू जयंती पूरे भक्तिभाव से मनाई गई। शाम के समय हुई सरयू महाआरती में सरयू का तट आस्था के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सरयू जयंती महोत्सव के लिए पूरे तट की सुगंधित फूलों से सजावट की गई, जिसने घाट की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। देवदार के जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती से भरी ये वादी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है। यहाँ बानी और सरथल के प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ये तेजी से उभरते पर्यटन स्थल भी बन रहे हैं। ये क्षेत्र हरे भरे जंगलों, झरनों और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ खूबसूरत वादियों का दीदार होता है, बल्कि ये इलाका बेहद शांत भी है। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के बावजूद ये इलाका ठंडा बना रहता है, इसलिए यहाँ आकर सैलानी प्राकृतिक छटाओं को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उसे अपने कैमरे में कैद भी करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक मनोरम वादियों में पिकनिक मनाते हुए मौसम का पूरा आनंद लेते हैं। यूपी के मुरादाबाद का त्रिशूल वॉर म्यूजियम रक्षा विरासत का एक प्रमुख आकर्षण बनने जा रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल युद्ध स्मारक है। यहाँ MiG-27 फाइटर जेट, असली टैंक और INS विक्रांत के मॉडल समेत कई पुराने सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक के प्रमुख युद्धों को लाइट और साउंड शो, डिजिटल स्क्रीन और अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल इफेक्ट के माध्यम से दिखाया गया है। इस वॉर म्यूजियम में खाइयों और बंकरों का निर्माण भी किया गया है ताकि यहाँ आने वालों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र जैसा अनुभव मिल सके। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को आम जनता और नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संग्रहालय का उद्घाटन कर परिसर का जायजा लेते भी दिखे। और अब बात करते हैं मॉनसून की। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली NCR के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। दरअसल आज सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं मुंबई में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है, जिससे लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बदलते मिजाज से कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी।
ऐसा लगता है कि जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त इम्तिहान ले रही है और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो जाए तो लोगों के सुकून का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मायानगरी मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून की ये जोरदार बारिश एक तरफ जहां गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं जल भराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालांकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबकी आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सोमवार को मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को दिन भर चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली। उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल से इसकी शुरुआत हुई और अगर आज यानी 30 जून की अगर हम बात करें तो अधिकतम हिस्सों में मॉनसून जो है वो अब दस्तक दे चुका है। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अधिकतम हिस्सों में जो है मॉनसून दस्तक दे चुका है। लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि दिल्ली में मॉनसूनी बारिश कब देखने को मिलेगी। तो मॉनसून की जो आहट है वो भी जल्द दिल्ली एनसीआर में जो है वो सुनाई देने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई के आसपास का हमेशा समय होता है जब मॉनसून जो है दस्तक देता है। हालांकि आज 30 जून हो गया है, आने वाले 2 से 3 दिन के बाद जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि 1 से 3 जुलाई के बीच दिल्ली में अच्छी बारिश के साथ मॉनसून जो है उसके पहुंचने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है और इसके साथ 2 से 6 जुलाई की अगर हम बीच की बात करें तो रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चलेगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी जो है वो देखी जा सकती है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी। दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बारिश के इन फुहारों से मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया। कुल मिलाकर अगर हम मॉनसून की स्थिति की बात करें तो मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में भी इसकी जो आहट है वो अब आपको सुनाई देती हुई नजर आएगी। लोग जो बाहर से आए उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब राजस्थान के लोगों को भी इंतजार है कि बारिश कब होगी। वहाँ पर भी है या यहाँ पे भी? नहीं, ह्यूमिडिटी सेम है, वहाँ पे भी यही है अभी और यहाँ पे भी यही है। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन एंजॉय कर रहे हो आप यहाँ पे? जी बिल्कुल। थोड़ा मौसम शाम के टाइम थोड़ा बेहतर है। नहीं, अभी ठीक है, बट आफ्टरनून में तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। सर कहाँ से आए? खुश लग रहे हो? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए। वहाँ का मौसम कैसा है? हाँ, उधर तो ठंडा है बहुत। तो अभी इधर भी अच्छा हो रहा है ना। 2 डेज कल तो आज तो आगे थोड़ा बारिश के तो दिख रहे ना। हाँ। अभी तो अच्छा है मौसम, बहुत अच्छा है। इसके लिए हम लोग हमारे बेटे की दोनों लेके इधर। आप दिल्ली का वेदर एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं बहुत। टुडे इट्स बेटर देन यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे। राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि वहाँ पर भी जो है मौसम बदलने वाला है, आंधी वांधी जो है वो देखी जा सकती है। दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली अच्छा लग रहा है, लेकिन मानसून साथ नहीं दे रहा है। मानसून जल्दी दस्तक देगा, पर अभी तो परेशान हो रहे हैं ना गर्मी से। मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई।
हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था, उससे बारिश की संभावना ना के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीट वेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है। राहत की ये बारिश प्री मानसून की है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून करीब एक हफ्ते देरी से पहुंच रहा है। आज और कल फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिड रहने से थोड़ी तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन 1 तारीख में और फर्स्ट वीक में जुलाई में चेंजेस है, बारिशें हैं और फिर टेम्परेचर भी दिन के कम आ जाएंगे और ह्यूमिडिटी में रिलीफ मिलेगा। और अगर सही सिचुएशंस रही, अगर कंडीशंस रही, तो मानसून भी आ सकता है फर्स्ट वीक में। जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रही। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अल नीनो भी एक्टिव है, जो मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो आमतौर पर समर्स में, वो उसकी गतिविधि से था। लेकिन अभी थोड़ा ईस्टर्ली विंड्स थोड़ी अप्रोच कर रही हैं, तो उससे फिर उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे मानसून जैसे वेस्ट यूपी, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा पंजाब हरियाणा के भी कुछ नॉर्दर्न बेल्ट्स कवर हो सकते हैं। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है। मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी। हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन, यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। बता दें कि पूर्वी छोर पर अटका मानसून आज से रफ्तार पकड़ रहा है। एक साथ बने कई मौसमी सिस्टम ने सुस्त पड़े मानसून में जान फूंक दी है। अगले 3-4 दिन में देश के बचे हुए हर राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में मानसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। मानसून फिर से जो है थोड़ा एक्टिव हुआ है, उसमें तेजी भी आई है और अभी 2 से 3 दिनों में मानसून जो है पहाड़ों में आने के चांसेस हैं, अभी तक की जो स्थिति है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फिर बीच में 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कुछ बदलाव आएगा। प्री मानसून कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिशें होंगी और अगर सिचुएशन ठीक रही तो कुछ एरियाज़ में मानसून भी जो है आ सकता है। तो अब ये है कि जो गर्मी अभी हम देख रहे थे उससे कुछ जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मानसून का थोड़ा सा मूवमेंट्स है अब पहले से बेहतर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मानसून आगे बढ़ने के अनुकूल हालात बने हुए हैं। हालांकि पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मानसून के पूरे देश को कवर करने की सामान्य तिथि 8 जुलाई बताई जा रही है। बता दें कि 4 जून को केरल में दस्तक के बाद मानसून काफी धीमी गति से बढ़ा है। जून में 5 तारीख को छोड़कर हर दिन सामान्य से कम बारिश हुई, यानी मानसून आने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं बल्कि 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब 1 हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
कल यानी कि 1 जुलाई से आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 मुख्य वित्तीय नियम बदल जाएंगे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कल यानी 1 जुलाई से आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 मुख्य वित्तीय नियम बदल जाएंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड, लाउंज एक्सेस, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी और आधार ईमेल अपडेट जैसे नियम शामिल है। कल से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 के लॉन्च की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस सुविधा से EPFO सब्सक्राइबर्स UPI के जरिए अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा कल से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल ID अपडेट कराना फ्री हो जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 75 रुपए का शुल्क लगता था। इसके अलावा पासपोर्ट और रेलवे से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड 6 मछुआरों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। कोस्ट गार्ड के ICG के जहाज सचेत को VHF रेडियो के जरिए एक मैसेज मिला, जो मंजू माथा नाम की मछली पकड़ने वाली नाव से भेजा गया था। खराब मौसम में ये नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें पानी भरने लगा था। ऐसे में नाव पर मौजूद 6 मछुआरों ने मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खराब मौसम के बावजूद लाइफ बॉय जैसे आधुनिक रोबोट की मदद से सभी 6 मछुआरों को बचा लिया। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत 40 ग्रामीण महिलाएं और बच्चों को वाराणसी टूर कराया गया। ये टूर पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया। इस टूर में सभी को बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन कराए गए। इन ग्रामीण महिलाओं का ये पहला वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम था। महिलाओं ने मंदिर दर्शन के साथ मॉल्स में शॉपिंग की और खाने का लुत्फ भी उठाया। दरअसल पुलिस उप महानिरीक्षक के चंदौली के पंडी गाँव में हुए दौरे के दौरान इन महिलाओं ने काशी भ्रमण की इच्छा जताई थी। सावन का महीना लगने वाला है और काशी विश्वनाथ की नगरी में सावन मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए यहां पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही सावन में होने वाली भीड़ को लेकर होने वाली तैयारी को लेकर निर्देश दिए। सावन मेले के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावन मेले में CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में गांव के मंदिरों में पुजारियों के लिए 56वें मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुजारियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में पुजारियों को मंत्रोच्चार, अभिषेक, सजावट विधियों और थिव्रम, तिरुवास्कम और दिव्य प्रबंधम जैसे पवित्र भजनों का पाठ कैसे किया जाता है, उनके सही उच्चारण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। न्यूज पथ में अब बात एक ऐसी पहल की जो कैदियों के सुधार की कोशिशों से जुड़ी है। जेलों को अब सिर्फ सजा देने का स्थान नहीं, बल्कि वहां कैदियों के जीवन को नई दिशा देने की कोशिशें भी हो रही है। पंजाब के फरीदकोट के सेंट्रल जेल में ऐसी ही एक खास पहल की गई है, ताकि यहां बंद कैदियों की सोच में बदलाव हो सके और वो सकारात्मक सोच के साथ एक नई शुरुआत कर सके। हाँ जी बंदी वीरों की हाल चाल, मैं सुखजीत रेडियो चलाता हूँ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ स्वागत करते हैं। बहुत ही प्यारा जो सॉन्ग देशभक्ति का। हाँ जी बंदी वीरों की हाल चाल, मैं सुखजीत रेडियो चलाता हूँ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत करते हैं। रेडियो उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो जॉकी की ये आवाज इस जेल में बंद सभी कैदियों तक पहुंच रही है। पंजाब के फरीदकोट की सेंट्रल मॉडर्न जेल में रेडियो उजाला की शुरुआत की गई है। ये न सिर्फ इस जेल में बंद कैदियों के मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि उनकी आवाज बनने का एक प्रयास भी है। हाँ जी बंदी वीरों की हाल चाल, मैं सुखजीत रेडियो चलाता हूँ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत करते हैं। इसके जरिए बंदी अपने मन की बात, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और जीवन से जुड़े विचार साझा कर सकेंगे। कई ऐसे बंदी होते हैं जो अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पाते। रेडियो उजाला उन्हें एक ऐसा मंच देगा जहां वे बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा भक्ति संगीत, प्रेरणादायक संदेश, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, कानूनी जागरूकता के साथ ही शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी इसके जरिए प्रसारित किए जाएंगे, ताकि कैदियों का मानसिक तनाव कम हो और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। साफ है, ये कैदियों के जीवन को नई दिशा देने की पहल है। में जो हमारे प्रिजनर्स हैं वही आरजे का, रेडियो जॉकी का काम करेंगे। तो इससे प्रिजनर्स का मनोरंजन होगा। वो अपनी फरमाइश के अनुसार कोई सॉन्ग सुनना चाहें सॉन्ग सुन सकते हैं। सुबह और शाम के समय पे हम उनको गुरबानी का प्रसारण करेंगे।
इसी के साथ ही कैदियों के हित में कोई भी अगर पॉलिसी लॉन्च होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हम इससे दे पाएंगे। जेल का प्रशासन कैदियों के साथ इस रेडियो उजाला के माध्यम से एक डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, जिससे कैदियों का काफ़ी भला होगा। करीब 5 लाख के बजट से इस रेडियो उजाला का सेटअप जेल के अंदर लगाया गया है। इस रकम से जेल में आधुनिक साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, स्पीकर और वायरिंग की व्यवस्था की गई है। रेडियो संचालन के लिए एक अलग स्टूडियो भी तैयार किया गया है। 2-2 स्पीकर हमने हर बैरक में लगाए हैं। इसके साथ ही जो ओपन एरिया है जहाँ पे कैदी खेलते हैं या दिन के टाइम में शाम के टाइम पे सैर करते हैं, उस एरिया पे भी हमने स्पीकर्स दिए ताकि जब वो सैर कर रहे हैं या अपना वैसे आइडल बैठे हैं तो भी उनके जो दिमाग है वो गुरबानी के साथ या किसी अच्छी विचारधारा के साथ ही जुड़ा है। हमारी जेल की कैपेसिटी जो है वो करीब 2000 प्रिजनर्स को रखने की है, लेकिन इस वक्त करीब 2700 इनमेट्स हमारी जेल में बंद हैं। तो सभी की बैरिक्स में इवन लेडीज़ वार्ड हमारे है यहाँ पे, इसमें करीब 150 के करीब लेडीज़ होती हैं, वहाँ पे भी हमने इसकी कनेक्टिविटी दी है। कैदियों के तनाव को कम करने और उनमें सकारात्मक सोच लाने के मकसद से रेडियो उजाला के अलावा इस जेल में एक लाइब्रेरी की शुरुआत भी की गई है। यहाँ किताबों को रखने के लिए अलमारी तो पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल के भी माकूल इंतजामात हैं। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें व्यक्ति की सोच बदलने की ताकत रखती हैं। जब कोई कैदी महान व्यक्तियों के जीवन की गाथाएं, नैतिक मूल्यों पर आधारित साहित्य, आध्यात्मिक पुस्तकें और प्रेरक कहानियां पढ़ेगा तो उसके भीतर आत्ममंथन की भावना पैदा होगी। इसी मकसद से इस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। यानी ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं बल्कि बंदियों के भविष्य को संवारने का माध्यम बनेगी। इससे भी कैदियों का काफ़ी जो है भला होगा। कैदी अपना जो टाइम है वो किसी अच्छी सोच में, अच्छी रीड में, अच्छी नॉलेज ले सकते हैं वहाँ बैठ के। तो लाइब्रेरी कैदियों के काफ़ी काम आएगी। कितनी बुक्स की स्पेस रखी गई है? देखिए, इस वक्त हमारे पास करीब 1500 से 1800 के बीच में किताबें हैं और हमें आस है कि जल्दी हम इसको और बढ़ाएंगे और अच्छी किताबें ऐड करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल भावना गर्ग और एडीजीपी जेल आर.के. जायसवाल ने सरकार और विभाग की ओर से जहां कैदियों के हित में इस काम में जहां अपना पूरा सहयोग दिया, वहीं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के प्रयासों से लाइब्रेरी में मौजूद 1500 किताबों में से 1000 किताबें पंजाबी साहित्य अकादमी से मिली हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और जेल मंत्री रवजोत सिंह की मौजूदगी में रेडियो उजाला और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेल मंत्री ने रेडियो उजाला के जरिए कैदियों को अपना संदेश भी सुनाया। कुल मिलाकर इस पहल के जरिए जेल में बंद कैदियों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उनके जीवन को सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जब यहाँ से निकलें तो एक नई शुरुआत कर सकें। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आज मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। आज सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76,478.67 पर बंद हुआ, जबकि शुरुआत में इसमें बढ़त देखी गई थी। वहीं निफ्टी 80.50 अंक गिरकर 23,865.75 पर बंद हुआ। जानकारों की माने तो विदेशी फंड के न्यू एग्जिट और ब्लू चिप आईटी शेयरों में गिरावट ने बाजार की धारणा पर प्रभाव डाला। आज देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमतें बढ़ गई। आज सोने की कीमत 800 रुपए घटकर 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। आज चांदी की कीमत 6,000 रुपए बढ़कर 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर हुआ।
आज एक US डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 94.65 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशों में डॉलर का मजबूत होना और निवेशकों का जोखिम लेने से बचना था, जिससे कि स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा, यानी रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। दिल्ली ने प्रदूषण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। राजधानी में पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई EV पॉलिसी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना नहीं, बल्कि आने वाले 4 वर्षों में दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का रोड मैप है। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अब राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हुई बैठक में नई EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि दूसरे साल में 20,000 रुपए और तीसरे साल में 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं पैसेंजर 3 व्हीलर के लिए ये राशि सालाना आधार पर क्रमशः पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 40,000 रुपए और तीसरे साल में 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा N1 कैटेगरी यानी कि छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को पहले साल 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी जिस दिन लागू होती है उसके 3 महीने के अंदर 3.5 टन से 12 टन तक के M2 कैटेगरी के ट्रक्स को नो एंट्री फ्री दी जाएगी, लेकिन ये नियम केवल पहले 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ही लागू होगा। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, जो आगामी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल, डीजल या फिर CNG वाहन है, उनका क्या होगा? क्या पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी? क्या नई बाइक या फिर ऑटो खरीदना मुश्किल होगा? ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मैं ये समझती हूँ कि ये EV पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो कल यानी 1 जुलाई से लागू की जाएगी और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है राजधानी में प्रदूषण कम करना। तमाम ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी इस चर्चा की। जिस तरीके से ये नई नीति आ रही है पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा देखते हुए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और संबंधित भारतीय मजदूर संघ दिल्ली का महामंत्री हूँ। मैं ये जो पॉलिसी ला रहे हैं ना EV की, ठीक है, ये प्रदूषण सरकार कर रही है, प्रदूषण का हल्ला मचा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, आज तक के माध्यम से ये बताओ, जो 5.5 लाख 6 लाख पेट्रोल की मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ये एफ कंपनियां जो चला रही हैं दिल्ली के अंदर, और क्या नाम है अदर स्टेट की जो टैक्सियां चल रही हैं, क्या ये प्रदूषण नहीं फैला रही? सिर्फ हमारे को निशाना बनाया है। EV पॉलिसी सबके लिए है, सिर्फ एक ऑटो के लिए ही बात नहीं कर रहे, हर एक वाहनों के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, हर किसी के लिए। हम ये कहते हैं, जब ये CNG आई थी 1998 के अंदर, उस समय दिल्ली गवर्नमेंट BJP की सरकार थी, उन्होंने अंडरटेकिंग एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कहा था भाई ये CNG के अंदर प्रदूषण नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये सरकार ला रही है, ठीक है, हम इसका ये वो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती हमारे लोगों के साथ ना करी जाए, पहले इसका ढांचा तैयार करा जाए, फिर कितने कैसे इनको ये बिजली की बैटरियां मिलेंगी, कहाँ बिजली के पंप लगेंगे, ये तो अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी। सरकार ने आनन बानन में ये कह दिया ये अब EV पॉलिसी लागू, और हम इनको ये कह रहे हैं भाई क्या नाम है, दिल्ली के अंदर परमिट बंद हैं, परमिट क्या नाम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परमिट बंद हैं।
आज जो ऑटो है क्या नाम 10 लाख रुपए का बढ़ता है। आज हम बेचें पुराना ऑटो 4.25 लाख रुपए का, 2 लाख ऊपर और लगाओ 2.65, 7 लाख रुपए का ऑटो पड़ता है, ब्याज लगा के 10 लाख का। आपको अगर जाओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 परमिट ईवी के ले लो ना। लेकिन जिस तरीके से 50,000 की सब्सिडी मिलेगी तो आपको नहीं लगता ये आपके हित की चीज़ है? नहीं, ये पूरी नहीं 50,000 वाली बात नहीं है मैम। 50,000 क्या नाम है, जो ऑटो CNG का है बजाज का वो 3.5 लाख रुपए का है, और इसकी कीमत है जो क्या नाम है CNG की वो 2,70,000 और 75 के अंदर पड़ रहा है। जैसे ये वाला वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जो है वो 3.5 लाख का है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है जो TVS की गाड़ी है वो 3,24,000 की है। अगर यदि ये गाड़ी सस्ती होगी, इसमें तो इंजन तो है नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो उसमें इंजन नहीं है, बल्कि वो गाड़ी हमारे हिसाब से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दे दो उनको। 1.5 लाख गरीब तबके के लोग हैं, कोई इतने अमीर नहीं है। 1.5 लाख। और मैंने लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है, आपको क्या लगता है कि अगर ये EV पॉलिसी जो कल से लागू होने वाली है, चार्जिंग इशू रहेगा, बैटरी का इशू रहेगा, या फिर कीमत जो है इसकी वो ज़्यादा है वो इशू रहेगा, क्या लगता है? ये सभी इशू हैं। वैसे सबसे ज़्यादा तो ये है कि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके 2.5 लाख हो, 2.60 हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और इसके जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो बढ़ाए जाएं, तभी कामयाब होगी। अगर EV ऑटो अगर आप लोग लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि खर्चा भी थोड़ा कम होगा? जिस तरीके से रोज़ाना CNG आप लोग भरवाते हो उसकी जो खर्चे बढ़ते रहते हैं, एक बारी आप EV को आपको चार्ज करना पड़ेगा ये ऑटो को, उसके बाद लगता है कि खर्चों में भी थोड़ी कमी आएगी? देखो जी, खर्चों में कमी आएगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है CNG के हमारे पॉइंट ज़्यादा हैं। हमें एक बार CNG भरवाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर हम चार्ज करते हैं तो हमारे 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे ख़राब होते हैं। अगर पॉइंट ज़्यादा लग जाए हमारे तो उससे हमारी टाइमिंग बच जाएगी। एक तो हमारी टाइमिंग बचेगी तो हम काम कर पाएंगे। अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें दिक्कत ये आएगी, हम तो मान लो 2 घंटे 3 घंटे में खड़े हो गए तो हम क्या कमाएंगे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। दूसरी बात, बहुत से लोग ये करते हैं कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की बात आती है तो वो पूरी रात लगा देते हैं, या फिर मतलब घर से निकलने से पहले उसको चार्जिंग पे लगाया जाता ताकि पूरा दिन जो है आपका उस बैटरी के साथ जो है वो निकल सके, आपको बीच बीच में चार्ज ना करना पड़े, ना ही आपके समय की बर्बादी हो, ना ही आपका जो आपकी कमाई है उसके ऊपर किसी तरीके का असर पड़े। मैम वो आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखो ना, ऑटो वाले सबके पास अपना मकान नहीं है। सबसे मेन बात ये है, किराए पे रह रहे हैं। अब आदमी किराए पे तो नहीं लगाएगा ना घर के अंदर, उसको तो बाहर चार्जिंग स्टेशन चाहिए, बाहर स्टेशन चाहिए। स्टेशन नहीं होंगे तो उसके संग प्रॉब्लम आएगी। स्टेशन है तो भीड़ कम होगी। स्टेशन आप ज़्यादा करोगे तो भीड़ कम होगी, उसमें हमारे को थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, समय कम लगेगा तो हमारे को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आपके तो घर पे हर एक के पास प्रोसीजर नहीं होता ना कि घर पे काम कर सकता है इस काम को। वही चीज़ में सवाल करना था, आपको लगता है कि क्या अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पर्याप्त जो चार्जिंग स्टेशंस है वो इस वक्त मौजूद है, या फिर और बढ़ने चाहिए? नहीं, बढ़ने चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब CNG आई थी तो पंपों में कितनी, आपने देखा हो कितनी लंबी लंबी लाइनें थी। और इसमें एक चीज़ ये है कि बैटरी की कीमत भी इतनी है कि हम तो पूरी CNG जितनी CNG हम साल भर में खाएंगे वो उसमें बैटरी में चला जाए। बैटरी का खर्च सुनकर जो है डर लग रहा है। बैटरी बहुत महंगी है इसकी, बैटरी का तो बहुत महंगा बताया इसका हिसाब। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम के पंडरिया में शुरू हुआ लक्ष्य कोचिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात बन गया है। ये सेंटर CGPSC, नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी करा रहा है। इस सुविधा के अभाव में कई ग्रामीण युवाओं के सपने अक्सर पैसों की तंगी और उचित मार्गदर्शन ना मिलने के चलते दम तोड़ देते थे, लेकिन अब लक्ष्य उनके उज्जवल भविष्य को नई दिशा और सपनों को नई उड़ान दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का एक इलाका है पंडरिया, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हमर पंडरिया। यहाँ रहने वाले लोगों के गर्व और आन बान शान का उद्घोष सा लगता है। इस पंडरिया के भारत माता चौक के पास है एक मुफ्त कोचिंग सेंटर जिसका नाम है लक्ष्य। आज की तारीख में ग्रामीण युवाओं के लिए
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के सपनों की किरण बनकर उभरा है निशुल्क कोचिंग सेंटर लक्ष्य। पंडरिया का लक्ष्य कोचिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। ये सेंटर CGPSC, नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, खास तौर पर लड़कियों और महिला छात्रों को घर बैठे बेहतरीन शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ग्रामीण टैलेंट के लिए आशा की किरण बना लक्ष्य आधुनिक डिजिटल क्लासेस, अनुभवी टीचर्स के गाइडेंस और रेगुलर परीक्षाओं के जरिए छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा है। इस कोचिंग सेंटर की सूत्रधार कहती हैं कि पंडरिया के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिससे यहाँ के कई टैलेंटेड छात्र आर्थिक तंगी के चलते अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी चिंता ने उनको पंडरिया में लक्ष्य की पहल के लिए प्रेरित किया। बहुत लाभ होता है, क्योंकि बच्चे आज जो कुछ परेशानियों के अभाव में, फाइनेंशियली कंडीशन के कारण से जो बाहर नहीं आ पाते, कई बार स्थिति ये भी होती है कि उनकी पढ़ाई वहाँ छूट जाती है। कोई बच्चा सोच रहा है मैं IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, अगर बेसिक फैसिलिटी कोचिंग की या उनको तैयारी कराने के लिए नहीं मिलती तो डेफिनेटली वो उसका ध्यान उस दिशा से भटक भी जाता है। फाइनेंशियली भी दिक्कतें काफ़ी सारी आती हैं। और आज जिस तरीके से लक्ष्य कोचिंग के बच्चों की जो संख्या है, मुझे खुशी है कि बच्चे उस कोचिंग का लाभ ले पा रहे हैं। ये सेंटर लड़कियों और महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। जिन लड़कियों के परिवार उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते, उनके लिए ये राहत का सबब है। आज अगर ये बाहर जाती भी तो कोचिंग फीस के अलावा उन्हें किराए, भोजन और रहन सहन के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते, लेकिन इस मुफ्त कोचिंग सेंटर ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। यहाँ वो गृहिणियां जो घर परिवार की जिम्मेदारी के चलते पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थीं, लक्ष्य सेंटर के आने के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पा रही हैं। लक्ष्य की स्थापना के बाद से यहाँ लड़कियां और महिलाएं आश्वस्त हैं कि न सिर्फ अब उनके सपने साकार होंगे, बल्कि उनका हर लक्ष्य उन्हें जरूर मिलेगा। अगर ये कोचिंग जैसे नहीं खुला रहता तो बाहर जाके पढ़ना पड़ता, उसके लिए बहुत सारी परेशानी भी उठानी पड़ती, जैसे घर रूम रेंट पे लेकर पढ़ना पड़ता, जैसे फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती थी, जो कि इस कोचिंग के लक्ष्य कोचिंग के जो भावना बोहरा मैडम के खुलवाने से बहुत सारी कि परेशानी जो है वो कम हो गई। जिनका ड्रीम रहा होगा CGPSC की तैयारी करना, तो उन लोग बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए तो बहुत समस्या रही होगी। ये एक चीज़ तो भावना बोहरा मैडम के जैसे लक्ष्य कोचिंग खुलवाने से बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है और बहुत कि पढ़ाई में बहुत आगे आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं वो। पहले पंडरिया के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रायपुर, बिलासपुर या भिलाई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। इन शहरों में उन्हें लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च जाता था, जिसे कई परिवारों के लिए खर्च कर पाना नामुमकिन ही था। अब इस मुफ्त कोचिंग सेंटर से यहाँ सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर रही है। गांवों के बच्चे हैं वो बिलासपुर नहीं जा सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छी है कि पंडरिया में उनको जो है CGPSC का जो तैयारी करने का मौका मिल रहा है और दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं। जब किसी गांव का कोई युवा छात्र या छात्रा प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर बनता है, तो उसकी सफलता सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरा का पूरा इलाका प्रेरित होता है और दूसरे बच्चे भी बड़े सपने देखने के हौसला पाते हैं। आज पंडरिया का ये लक्ष्य मुफ्त कोचिंग सेंटर यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का एक सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।